गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन स्टार्ट करेंगे डी ब्रोगली इक्वेशन। इससे पहले इसकी थ्योरी देख लेते हैं। डी ब्रोगली ने थ्योरी में बताया क्या है ये अपन देख लेते हैं। तो डी ब्रोगली जिसे 1924 में पता चला, तो डी ब्रोगली पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि जितने भी मैटर्स हैं, जितने भी पदार्थ होते हैं, ये डबल नेचर्स को शो करते हैं। इससे पहले अब तक की तो सिर्फ यही पता था कि सिर्फ लाइट में ही डबल नेचर्स होते हैं, लेकिन डी ब्रोगलीकरण ने इन्होंने 1924 में बताया कि जितने मैटर्स हैं, जितने भी पदार्थ होते हैं, ये सारे डबल नेचर्स को शो करते हैं। तो मेटल्स हैं, मतलब वो कई सारे पार्ट से मिलकर बने हैं। कोई भी पदार्थ जो होते हैं वो छोटे छोटे कण से मिलकर ही बने हुए होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये इन चीज़ों से मिलकर ही बने होते हैं। तो इनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब क्या है, आपके कण हैं। तो इनमें कण तो होंगे ही, कण के जैसे गुण तो होंगे ही, लेकिन साथ ही साथ इसमें तरंग जैसे भी गुण होते हैं। कोई भी पदार्थ ले लिया अपन, वो छोटे छोटे कण से मिलकर बने हैं। तो ऑलरेडी ये कण से मिलकर बने हैं, मीन्स इसके पास कण के जैसे तो गुण है ही, लेकिन साथ ही साथ इसमें जो है तरंग जैसे भी गुण होते हैं। तो इससे पहले अपन बोर के बारे में पढ़े थे। तो डी ब्रोगली जो हैं ये उनके जूनियर थे। तो पहले बोर ने तो जितने भी एटम्स होते हैं उन सब के स्ट्रक्चर के बारे में इन्होंने बता दिया था। तो अब उनके जूनियर आए डी ब्रोगली, इन्होंने बता दिया कि जितने मेटल्स हो रहे हैं, जितने भी मेटल्स जो हैं वो कई सारे पार्ट्स से मिलकर बने होते हैं। तो ये पार्ट्स जो होते हैं वो डबल नेचर्स को शो करते हैं। कण और तरंग दोनों के गुण इसमें प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अपन न्यूक्लियस ले लिए, ये अपन ले लिए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्लस चार्ज होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। अब इसके चारों ओर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये मूव करते हैं। इस तरीके से ये सर्कल वृत्ताकार में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूव करते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है, आपका पार्ट है, पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन कण है, तभी तो वो मूव करता है। तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्ट है, तो इसमें कण के जैसे गुण होंगे ही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी कण है, तो कण के जैसे गुण है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो ये प्रोपेगेशनल मूव करता है। जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये अपनी एनर्जी के बेस पे, इस तरीके से ये प्रोपेगेशनल मूव करता है। इलेक्ट्रॉन अपनी ही एनर्जी के बेस पे जब ये मूव करता है तो प्रोपेगेशनल मूव करता है, मीन्स तरंग के जैसे ये गति करने लगता है, इसलिए इसमें तरंग के जैसे गुण जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो अपन इसको बोल सकते हैं तरंग के जैसे गुण हैं, तो ये बोल सकते हैं वेव नेचर्स। ये हो गया आपका वेव नेचर। और इलेक्ट्रॉन को ये ऑलरेडी एक कण है, तो ये जो कण है तो ये पार्टिकल नेचर ही शो करेंगे। पार्ट है मीन्स पार्टिकल नेचर शो कर रहा है, लेकिन ये प्रोपेगेशनल मूव करता है, इस तरीके से तरंग के जैसे मूव कर रहा है, इसलिए इसमें वेव नेचर्स भी होते हैं। तो डी ब्रोगलीकरण से ये पता चल गया, इससे इस थ्योरी से ये तो प्रूफ हो जाता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वे डबल नेचर्स को शो करते हैं। इसमें कण और तरंग दोनों के जैसे ही गुण जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब इसकी इक्वेशन के बारे में देखिए। ये तो बात हो गई इस डी ब्रोगलीकरण की इक्वेशन की। अब इसमें अगर अपन डबल इलेक्ट्रॉन भी अगर अपन करें, जैसे ये तो एक इलेक्ट्रॉन की थी, अगर इसके दूसरे ऑर्बिट में अगर अपन बात करें इस तरीके से, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी जब मूव करता है तो ये भी इस तरीके से वेव नेचर में या फिर प्रोपेगेशनल मूव करता है। ये इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन हो सकती है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होती है वो हमेशा प्रोपेगेशनल मूव करती है, तरंग के जैसे ही मूव कर रही है, इसलिए इसमें जो है कण और तरंग दोनों के गुण प्रेजेंट होते हैं। इस थ्योरी से ये प्रूफ हो जाता है। उसके बाद इन्होंने इक्वेशन दिया। इक्वेशन में इन्होंने बताया कि जितने भी प्लांक थ्योरी है, मतलब कि जो प्लांक जो एक और साइंटिस्ट थे, प्लांक और आइंस्टीन, इन दोनों ने अपना अपना एक इक्वेशन दिया था।
इन दोनों के जो इक्वेशन होते हैं, इन दोनों को कंप्लीट करके इन्होंने अपना एक तीसरा इक्वेशन दे दिया, जिसे इसे कहा जाता है डी ब्रोगली इक्वेशन। तो प्लांक और आइंस्टीन दोनों के इक्वेशन को मिलाकर एक नया इक्वेशन बनाया, जिससे ये जो होती है तीसरा इक्वेशन, जिसे अपन डी ब्रोगली इक्वेशन कहते हैं। ये जो थ्योरी बताया अपन, डी ब्रोगलीकरण की जो थ्योरी है, जिसने ये बताया कितने मैटर्स होते हैं, वे हमेशा वेव नेचर्स और पार्टिकल नेचर दोनों सेव कर रहे हैं, तरंग और कण दोनों के जैसे गुण को प्रेजेंट करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा ये थ्योरी यूजफुल होती है, क्योंकि इससे लैम्डा का मान पता चलता है, मतलब कि लैम्डा के बारे में इसमें पता चलता है। तो किसी इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ के बारे में अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये मूव कर रहा है, मीन्स वेवलेंथ की तरह कर रही है, तो इसको इस तरीके से लैम्डा भी अपन लिख सकते हैं। तो ये थ्योरी जो है बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि इससे हमें लैम्डा के बारे में पता चलता है। अब इसकी इक्वेशन में देखिए तो प्लांक, सबसे पहले अपन इसको प्लांक को देख लेते हैं कि प्लांक जो है वो उन्होंने कहा क्या। अब देखिए इसे अपन क्लियर कर देते हैं। ये नोट यहाँ पे कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने बताया था न्यूक्लियस, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की बात अपन कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या है आपका, एक पार्टिकल्स है, एक कण है। मतलब मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन का खुद का अपना एक मास होगा। तो इलेक्ट्रॉन का मास, तो यहाँ पे E = m लिख दे। m मीन्स इलेक्ट्रॉन का मास के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हो गई इलेक्ट्रॉन की मास। अब ये जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जब ये प्रोपेगेशनल मूव करता है, तो ये v वेलोसिटी से मूव करता है। ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इस तरीके से, जब ये गति करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा v, जहाँ पे v = वेलोसिटी बोल रहे हैं अपन, m हो गया आपका मास, इलेक्ट्रॉन का मास लिखे, v वेग से गति कर रहा है, वेग से मीन्स वेलोसिटी, तो ये हो गई इसकी वेलोसिटी। अब यहाँ से न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन, इनके बीच की जो है ये कहलाती है आपकी रेडियस, इसकी त्रिज्या। तो अपन को इस रेडियस के बारे में नहीं देखना है, बस इसके बारे में जानना है कि ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का अपना खुद का एक मास होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या आपका कण है मीन्स इसका खुद का अपना एक मास होगा। तो इलेक्ट्रॉन m हमने मास लिख दिया, और v वेग से जब ये गति कर रहा है, मूव करता है, तो v अपन लिख दें यहाँ पे वेलोसिटी। अब यहाँ पे प्लांक के इक्वेशन लिखें। अब इसकी इक्वेशन के बारे में अपन देखें तो प्लांक क्या बोलता है, प्लांक की अगर थ्योरी अपन देखें तो प्लांक बोलता है कि एनर्जी जो होती है वो h के बराबर होती है। h मीन्स जितनी भी एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। अब यहाँ पे लिख दें E = h न्यू। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। डी ब्रोगली इक्वेशन में प्लांक का इक्वेशन और आइंस्टीन का इक्वेशन दोनों को मिक्स करके इन्होंने इक्वेशन दिया, जिसे अपन डी ब्रोगली इक्वेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले प्लांक का इक्वेशन देखें तो प्लांक का इक्वेशन E = h न्यू, मतलब इनकी जो एनर्जी होती है वो न्यू के बराबर होती है। न्यू मीन्स बोल रहे हैं आवृत्ति, जिसे अपन बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे इसका मान लिख दें, न्यू = होती है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। अब देखिए यहाँ पे आइंस्टीन का इक्वेशन अगर अपन देखें तो E = आइंस्टीन में होता है mc²। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन, जहाँ पे c क्या है, ये लाइट की वेलोसिटी होती है, प्रकाश का वेग होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ पे c = लाइट की वेलोसिटी ऑफ लाइट।
तो ये तब तो पता चल गया हमें कि m इलेक्ट्रॉन का मास के बारे में बोल रहे हैं। v उस पर जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो v जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हो गई। अब यहाँ पे न्यू जो है प्लांक ने बताया कि एनर्जी जो है वो h न्यू के बराबर होती है, मतलब एनर्जी जो है फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। तो न्यू इक्वल टू अपन फ्रीक्वेंसी लिख दिए। आइंस्टीन ने बताया कि जो एनर्जी होती है वो mc² होती है, जहाँ पे m तो मास है, c जो होती है वो लाइट की वेलोसिटी हो जाती है। अब इस डी ब्रोगली ने देखा कि दोनों की जो वैल्यू है, दोनों में E जो है इक्वल है, तो इन दोनों के इक्वेशन को मिक्स करके इन्होंने अपना एक इक्वेशन दे दिया। जैसे दोनों को अगर इक्वल कर दे mc², इसके इक्वल में करेंगे अपन h न्यू, ये कर दिए। अब हम जानते हैं कि न्यू फ्रीक्वेंसी जो होती है वो न्यू इसके इक्वल में होती है c/λ होती है। यहाँ पे अपन अगर लिख दें, चूंकि न्यू इसके इक्वल में होता है आपका c/λ, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दे। अब इसका मान रख दें अपन, न्यू के मान को यहाँ पे रख दें, न्यू की वैल्यू अगर इस इक्वेशन 3 में रखी तो ये होगा आपका mc², इसके इक्वल में h न्यू, न्यू के बराबर में होती है c/λ, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे c/λ। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4 तक के देखिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी c है और यहाँ पे c² में है, तो दोनों कैंसल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे कर देंगे ये एक c कैंसल और यहाँ पर से एक c कैंसल। अब जो बच गया उसको लिख देंगे। तो यहाँ पे आप क्या बच गया, m बच गया और एक c बचा हुआ है, इक्वल h बच गया, इसके अपॉन में क्या बच गया आपका लैम्डा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 5। अब हमें क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू ज्ञात करनी है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो अपन लैम्डा को इस तरफ ले आएंगे, तो ये इधर आ गया लैम्डा, इसके इक्वल में लिख देंगे h अपॉन, ये नीचे आ गया mc। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 6, इसे अपन लिख देंगे इक्वेशन नंबर 6। तो ये जो इक्वेशन नंबर 6 हुआ, तो यहाँ पे अपन को लैम्डा की वैल्यू मिल गई। तो इस लैम्डा की वैल्यू को अपन किसी भी क्वेश्चन में रख कर, किसी भी इक्वेशन या फिर किसी भी क्वेश्चन में लैम्डा की वैल्यू रख के किसी भी क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन 6 से हमको लैम्डा की वैल्यू मिल गई। लेकिन हम जानते हैं कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं या फिर जितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, डबल नेचर्स को शो करते हैं। तो इनमें क्या होता है, वेव नेचर्स भी होता है। इलेक्ट्रॉन तरंग और कण दोनों के जैसे बिहेव करता है। तो मान लो कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वेव के जैसे करता है, वेव के जैसे नेचर शो करता है, तो यहाँ पे c के इक्वल में लिख देंगे अपन v। इसे क्लियर कर देंगे, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हमको क्या करना है कि हम जानते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन हैं ये डबल नेचर शो कर रहे, तरंग और कण दोनों की तरह ही हैं। तो हमको क्या करना है, c की जगह में बस v लिख देंगे। तो इसी मान को अपन लिखें लैम्डा इक्वल h अपॉन m, c की जगह में v लिखेंगे। v क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होती है वो तरंग और कण दोनों के जैसे ही गुण है, इसमें दोनों के जैसे ही। तो मान लो कि अगर इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो कर रहा है, तरंग के जैसे हो रहा है, तो हमने यहाँ पे c के जगह में यहाँ पे v लिख दिए। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 7। अब हम जानते हैं कि mv के इक्वल में क्या होता है, संवेग होता है, मोमेंटम होता है। तो mv ये आप लोग को पहले से ही पता है, mv इसके इक्वल में होता है मोमेंटम, संवेग। mv इक्वल होता है आपका p होता है, मोमेंटम के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू रख देंगे।
तो लैम्डा सेम अपन लिखेंगे, लैम्डा इक्वल h अपॉन एम वी इसके बराबर में होता है मोमेंटम होता है, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे संवेग p। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 8। अब देखिए ये तो हो गया आपका इक्वेशन नंबर 8। अब यहाँ पे ये देखिए ये जो h लिखे हैं अपन, h क्या आपका एक कांस्टेंट है। h जो होता है वो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो इसको अपन एक मान लो। कांस्टेंट है तो क्या कर सकते हैं, मान लो कि अपन इसको एक मान लेते हैं, तो एक मान लेंगे तो ये इसको इस तरीके से लिख सकते हैं अपन, लैम्डा एंटी प्रोपोर्शनल 1/p। इसको इस तरीके से लिख देंगे। h को क्या किए, h को तो ऑलरेडी एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो मान लो इसको अपन एक मान लिए, तो लैम्डा एंटी प्रोपोर्शनल 1/p। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 9। अब यहाँ पे देखिए ये जो इक्वेशन नंबर 9 है वो क्या है, एंटी प्रोपोर्शनल है। तो एंटी प्रोपोर्शनल में क्या होगा आपका, जैसे इसमें मोमेंटम बढ़ेगी, संवेग अगर बढ़ता है तो इनकी जो तरंग दैर्घ्य जो होती है, इनकी जो वेवलेंथ होती है, इसमें कमी आ जाएगी। तो p की मान अगर बढ़ी तो इस लैम्डा की मान में कमी होगी, और अगर p की मान घटता है, ये जो संवेग है अगर उसमें कम होता है तो लैम्डा की वैल्यू, तरंग दैर्घ्य की जो वैल्यू होती है वो बढ़ती है। जस्ट अपोजिट p का मान बढ़ा तो इसका मान घट जाता है, अगर p का मान घटता है तो लैम्डा की वैल्यू जो होती है वो बढ़ जाती है। अगर हमको संवेग के लिए देखना है, इस मोमेंटम के लिए अगर अपन को इक्वेशन देख रहे हैं तो p को अपन इस तरफ ले आए, तो p एंटी प्रोपोर्शनल 1/लैम्डा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 10। तो अपन 1 से लेके जब इसको सॉल्व करते गए तो लास्ट में मिल गया अपन को इक्वेशन नंबर 10। तो ये जो इक्वेशन नंबर 10 है इससे किसी भी न्यूमेरिकल्स को अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो जो हम ब्रैकेट में जो लिखे हुए हैं इक्वेशन, ये सारे जो ब्रैकेट में जो इक्वेशन है, इन सारे की जो वैल्यू होती है, इस वैल्यू को रखकर किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। अब इसमें डी ब्रॉगली करंट ने क्या बताया कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं, ये जब मूव करते हैं, मतलब जितने भी मूव करते हुए पार्टिकल्स की जो स्पेशल जो मोमेंटम होती है और उसकी जो स्पेशल जो वेवलेंथ होती है, वो दोनों एक दूसरे के एंटी रिवर्सिबल प्रोपोर्शनल को ये शो करते हैं। तो डी ब्रॉगली करंट ने लास्ट में ये बता दिया कि जितने भी मूव करते हुए पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो स्पेशल मोमेंटम होती है, उनकी जो संवेग होती है, वो उसकी वेवलेंथ के एंटी रिवर्सिबल प्रोपोर्शनल को ये शो करते हैं। तो ये देख था डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली थ्योरी में बताया कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं ये दो नेचर्स को शो करते हैं, वेव नेचर्स को और पार्टिकल नेचर्स को, और उन्होंने आइंस्टीन और प्लैंक दोनों के इक्वेशन को मिक्स करके अपना एक इक्वेशन बना दिया जिसे अपन कहते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन। ये तो था। अब इसको थ्योरी को अपन ब्लैक बोर्ड में तो नहीं लिखे हैं, तो थ्योरी को आप लोग लिख लीजिएगा बुक से। आज के लिए इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।